जय हिंद बच्चों। कल हमने अपने JEE के एग्ज़ाम के 5 क्वेश्चन से ज़्यादा किए थे, 10 क्वेश्चन किए थे अब लगभग। और आज भी हम उससे आगे ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है 9th 10th 11th और 12th। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जिसमें 10th के 2 पार्ट हैं, 11th के 3 पार्ट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो करिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि पानी में ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल है कि एक घोल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 100.20 केल्विन डिग्री सेल्सियस में है। उसी घोल के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट की गणना करनी है। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है बीपी दिया गया है 100.20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। और ग्लूकोज का मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या दिया गया है? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और उसी घोल की आपको क्या निकालनी है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है। और जब इसका KF आपको 1.86 दिया गया है, यानी कि कांस्टेंट आपको दिया गया 1.86 एंड केबी भी दिया गया है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट 0.512। ये दो कांस्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है आपको, इतना तो आप लोग लिख ही लोगे। ठीक है, कि क्या क्या गिवन है। दूसरा एक बात समझना कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले में आप इसको पुट करोगे तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर भी चाहिए होगा, यानी कि आई की वैल्यू भी चाहिए होगी। लेकिन आई की वैल्यू के लिए आपको ग्लूकोज के बारे में पता होना चाहिए। ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्वेंट होता है, या फिर ठीक है इलेक्ट्रो नो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें काम नहीं करती ग्लूकोज में। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है ग्लूकोज। तो इसीलिए वो आयंस में नहीं टूटेगा। और आयंस में नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है? नए आयंस बन नहीं रहे हैं, इसीलिए क्या होगा? वहाँ पर आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू तभी ज़्यादा होती है जब वहाँ पर आयंस में टूटता है। यानी कि एक जो यौगिक है वो 2 भागों में टूटे, 3 में टूटे, 4 में टूटे, कितने में ही टूटे, लेकिन टूटना चाहिए। वो बांटो फैक्टर में उस तरह से वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये टूटेगा नहीं, ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा नहीं। तो ऐसे का ऐसा आएगा, तो एक ही पार्टिकल्स बनेगा। तो एक ही पार्टिकल्स बना तो आई की वैल्यू आई 1। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना? एक ही पार्टिकल बना, तो इसका मतलब क्या है? आई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें गिवन है। एक तो बीपी यानी कि डेल्टा टीबी। ठीक है, कितना? डेल्टा टीबी आपको गिवन है। और आपको गिवन है मोलर मास। ठीक है, और KF और KB। तो ये देखिए, ये KB और यहाँ से ये आप इससे क्या कर सकते हो? फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा TB KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, ये और ये आपको गिवन है। पुट कर दो, मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लो। 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। और के बी आपको 0.512 दिया गया है इंटू मोलैलिटी एज इट इज़ रहेगी। मोलैलिटी एज इट इज़ रहने वाली है। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, हमें चेंज निकालना है। क्या निकालना है? चेंज निकालना है, TB निकालना पड़ेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको ग्लूकोज का। ठीक है, लेकिन पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल वाटर BP क्या होता है आपका?
100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी निकालना होगा, तो डेल्टा टी भी निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ग्लूकोज के अंदर से किसका माइनस कर दो, वाटर का माइनस कर दो, यानी कि सॉल्वेंट में से सॉल्यूट का जो बीपी है वो माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा टी भी आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.20 बचा, इज इक्वल टू आ गया 0.512 इंटू मोलैलिटी। ये इसके डिवाइडिंग में चला जाएगा, 0.512 इज इक्वल टू mm। ठीक है, अब इसके डिवाइडिंग में 1000 और इसके डिवाइडिंग में भी 20/100। ठीक है, तो 100 की जीरो से ये जीरोस कैंसिल आउट, इसको रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, इधर कर दो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल टू m का m रहेगा। ठीक है, अब ये जाने से रहा, 2 पे निकालो इसको, 100, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, इसको भी 2 पे जा सकता है, 1 4 8, ठीक है, ये 50, ये और ये 6 4, ये गया यहाँ पर 25 पर। ठीक है, अब ये 64 है, ये 25 है, उसके लगा लो आप 0 पॉइंट, यानी कि m इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ लग गया 250, ये आ गया 64। ठीक है, तो 60 6 5 30, 250 से ऊपर नहीं आएगा, तो 4 पे भेजो, 4 चौके 16, 6 आ गया, 4 4 6 24 और 24 और 1 25, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 56, यानी कि ये तो बड़ा आ जाएगा, 3 पे भेज दो, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 का 2 आ गया, और 3 छके 18 और 18 और 1 19, 192। इसको कर दो, इसमें से ये बचेगा आपके पास यहाँ 8, यहाँ बचेगा 14 में से 9 गए, बचेगा 5, 58 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 58। तो यहाँ आ जाएगा 3, कितना आएगा? 3, डिवाइड करके देख लेना, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको डिवाइड करोगे, 580 आ गया ये। ठीक है, 60 6 58 है, और इसको भेज दो आप 8 पे, कितने पे भेजो? 8 पे भेज दो आप, 64 से डिवाइड करके 8 पे भेजोगे तो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 छः 48 और 3 51। ठीक है, ये आ गया, इसमें 64 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 8 7 5, 9 पे भेज दो, कित पे जाएगा? 9 पे। तो ये अप्रोक्स आपके पास पॉइंटों में आंसर आएगा 0.39। कितना आएगा? 0.39। उसको डिवाइड करके देख लेना, 0.39 मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, 0.39 आ जाएगी। अब आप इसी में से, अब आपके पास मोलैलिटी आ गई, के एफ गिवन है, कहाँ गया के एफ? ये रहा, के एफ गिवन है, तो सीधा डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? के एफ इंटू मोलैलिटी, यही आने वाला है। ठीक है ना, तो सीधा पुट करो, डेल्टा टी एफ, के एफ 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.39, इसको इससे 100, इसके डिवाइडिंग में, इसके डिवाइडिंग में 1000। ठीक है, ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छके 54, 5 9 8 72 और 5 77, 7 हासिल, 9 9 और 7 16 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 3 छके 18, 1 3 छके 18, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 और 1 2 5, तो यह आ जाएगा 4 7 8 15, 1 6 और 1 7 और 5 12, 1 ये आ जाएगा 7, यानी कि अप्रोक्स आपके पास आएगा 5। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है? डेल्टा टी एफ, ये 5 जीरोज़ है, तो डेल्टा टी एफ आपके पास आएगा 5 अक्षर के बाद 72। हाँ, अप्रोक्स आपके पास ये ही फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, 0.072। आगे का भी आप लिख सकते हो 54। ठीक है, आगे का भी लिख सकते हो 54, पूरा लिख दें।
5 4, क्योंकि मैंने पूरा आंसर निकाला हुआ है ना उसमें, तो आगे आगे का भी लिख सकते हैं पॉइंटों के बाद, लेकिन टू नंबर्स काफ़ी होते हैं बाहर पीछे, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपका JEE में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंपल है, जो 12th क्लास में आते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये, ऐसा ही, इतनी मुश्किल नहीं है JEE करना, ठीक है, जितना आप सोचते हो। इसको कर लिया, मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं। और ये 2024 से 2025 के क्वेश्चंस हैं, 2024 और 25 में, हाँ इन्हीं में से कोई एक के होंगे, ठीक है, मिटा देते हैं अब इसको। अब पहले हम 10th का एक क्वेश्चन करेंगे, 10th जो पॉइंट है हमारा, 10th क्वेश्चन है जो, उसका पहला पॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला पॉइंट समझेंगे इसका। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, पहला पॉइंट है कि एक वाष्पशील घटकों वाले घोल के लिए रूल्स लॉ का नियम लिखें, ठीक है। रूल्स लॉ का नियम लिखना है किसके लिए, वाष्पशील के लिए, यानी कि वोलेटाइल सॉल्यूशन के, वोलेटाइल सॉल्यूट के या सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और रूल्स लॉ का नियम हेनरी नियम का एक विशेष मामला कैसे बन जाता है ये भी बताना है, कैसे बन जाता है और क्यों बन जाता है ये बताना है हमें 10th के फर्स्ट में, ठीक है। 10th के फर्स्ट में हमें यही बताना है कि वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल सॉल्यूशनों के लिए हमें, सॉल्यूशन के लिए या सॉल्वेंट या सॉल्यूट के लिए हमें रूल्स लॉ का नियम लिखना है, ठीक है। और रूल्स का नियम के अंदर हेनरी लॉ का क्या मामला होता है, वो मेन मामला कैसे बन जाता है ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये पहला काम करो, वाष्पशील घटकों के लिए रूल्स लॉ का नियम लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स लॉ कहता क्या है। रूल्स लॉ कहता है कि जब किसी घोल में वाष्पशील सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसका जो हर घटक होता है उसके जो मोल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या करने लगता है, वाष्प बनकर वेपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं ऊपर की तरफ। देखिए समझे, डिब्बे के हिसाब से इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। और दोनों वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल इसने बोला नहीं, तो वोलेटाइल बोला है तो वोलेटाइल के लिए लेंगे। और वोलेटाइल का याद रखना, वोलेटाइल दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में जा सकते हैं, बल्कि आपको पहले हम क्या करते थे, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते थे, तो क्या होता था, वेपर में नहीं जा पाता था। लेकिन अब की बार दोनों वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी, तो ये वेपर में ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे रूल्स लॉ के हिसाब से, कि दोनों घटकों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, भाप बनकर धीरे धीरे क्या करेंगे, वेपर में जाना शुरू करेंगे, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वेपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे, दैट्स सिंपल। यही रूल्स लॉ कहता है, ये तो समझ आ गया कि रूल्स लॉ कहता क्या है। दूसरी बात रूल्स लॉ है जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। इससे ही पता चलेगा ना कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, तो पता चल जाएगा कि इतना सॉल्वेंट ऊपर वेपर में चला गया है और इतना सॉल्यूट ऊपर वेपर में चला गया है, यही पता चलेगा। सॉल्यूट का पूछा है तो सॉल्यूट बता सकेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट पूछा है तो सॉल्वेंट को बता सकेंगे कि वेपर में कितना गया है, तभी बता पाएंगे जब पता होगा कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में था, कितना सॉल्वेंट सॉल्यूशन में था। ये कौन बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है, यानी कि हिंदी में बोले तो मोल अंश बताता है, यही बताता है, ठीक है। इसीलिए जो रोल्स लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात हमने समझ ली, ठीक है। तो पहले पॉइंट इसके अंदर जो आप लिखोगे पेपर में, अगर ऐसे टाइप है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉइंट टाइप है, वैसे ऐसे टाइप है ये पूरा, ठीक है, ऐसे टाइप है तो ऐसे टाइप लिखते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन टाइप होता तो ऑप्शन टाइप लिखते, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट, ठीक है, रूल्स लॉ कहता क्या है ये आपको लिखना होगा यहाँ पे, कि मैंने बता दिया रूल्स लॉ क्या कहता है। रूल्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन, डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फॉर्मूला आपको इसका पता ही है क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। जिसका भी आपको पूछा है, सॉल्वेंट का पूछा है तो ए आएगा, ठीक है, सॉल्यूट का पूछा है तो ए लिख लो, बी सॉल्वेंट का पूछा है तो बी लिख लो। ठीक है, जहाँ पर इसके अंदर आपको पता है क्या क्या होता है कि पी नोट की वैल्यू, ये भी लिखना है पेपर में आपको, ऐसे लिखना है सब कुछ। ठीक है, हेडिंग लाइन बाय लाइन लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि पी नोट का वैल्यू, जो पी नोट का जो मतलब होता है वो प्योर सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है प्योर, कुछ भी जो भी आपको पूछा गया है। ठीक है, वही घटक जो भी आपको पूछा गया जिसका वाष्प बना है, प्रेशर बना है, ये पी नोट हो गया प्योर घटक। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, पी नोट ए इज इक्वल टू प्योर वोलेटाइल। ठीक है, और पी ए आपको बोला गया है पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पार्शियल प्रेशर, और एक्स है ए होता है आपका मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये तीन चीज़ें इसमें लिखनी होगी। पहले तो ये पूरी डेफिनेशन लिखना, ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन जो मैंने बोली थी वो लिखनी होगी। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब किसी घोल के अंदर, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल घटक डाले जाते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट या सॉल्यूट डाले जाते हैं, घटक तो वही होंगे, ठीक है, दोनों डाले जाते हैं, तो उनके जो मोल्स हैं, जो उनके मोलिक्यूल्स हैं, वो वेपर में जाने लग जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन वही वेपर प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, जो कि हमें कौन बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है कि इतना इस सॉल्यूशन के अंदर इतना जो हिस्सा है वो किसका है, सॉल्यूट का है, और इतना हिस्सा सॉल्वेंट का है। ये कौन बताता है हमें, रूल्स, सॉरी, मोल फ्रैक्शन बताता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें मोल फ्रैक्शन भी लेते हैं। ये डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पर जो मैंने बताई। ठीक है, अब मैंने कहने का क्या मतलब बना, इससे मोल फ्रैक्शन से कहने का क्या मतलब बना कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ये मैंने रूल्स लॉ भी में बताया था। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये रूल्स लॉ कहता है। ठीक है, अब दूसरी बात हमें बोली गई थी कि हेनरी लॉ का इसके अंदर विशेष मामला कैसे बन जाता है। सबसे पहले हमें बोला गया था कि रूल्स लॉ लिखो किसके लिए, वाष्पशील घटकों के लिए। तो हमने लिख दिया क्या होता है, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, जितना कम मोल फ्रैक्शन उतने कम वेपर प्रेशर बनेगा। अब लिखते हैं हेनरी लॉ, ताकि हम बता सके भी रूल्स लॉ का वह विशेष मामला कैसे बन जाता है। ठीक है, तो लिखे। ठीक है, देखो हेनरी लॉ क्या कहता है ये भी समझो पहले। हेनरी लॉ खासकर गैस लिक्विड, जो गैस प्लस लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि गैस और लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट और गैस सॉल्यूट, इन दोनों को जब मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसका क्या होता है, उसके अंदर काम करता है हेनरी लॉ। जैसे कि क्या, कोल्ड ड्रिंक बोतल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बोतल, ठीक है, उसके अंदर जब गैस मिलती है, उसमें कोक में या फिर कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस अंदर ही मिल जाती है। ठीक है ना, बताया था मैंने इसके बारे में, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। कोल्ड ड्रिंक बोतल का एक क्वेश्चन, एक अलग से क्लास बनाई थी मैंने, आपको बताई थी। ठीक है, तो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके लिए काम करता है ये, गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालो हेनरी लॉ की, क्योंकि लिखने का तरीका भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ किसके लिए काम करता है, खासकर गैस प्लस लिक्विड के लिए। किसके लिए काम करता है, खासकर गैस प्लस लिक्विड के लिए ये काम करता है। किसके लिए काम करता है, गैस और लिक्विड के लिए काम करता है। ठीक है, किसके लिए काम करता है, गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम करता है, जिसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, KH इंटू एक्स होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर P का मतलब पार्शियल प्रेशर, KH का मतलब हेनरी कांस्टेंट, और X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A या B, जिसका भी आपको बोला गया है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन वगैरह। अब
ये समझ आ गया कि हेनरी लॉ ये होता है, रूल्स लॉ ये होता है, लेकिन रूल्स लॉ का ये खास पार्ट कैसे बन जाता है ये भी हमें बताना है। ठीक है, अब देखो दोनों का जो मेन कंसेप्ट है यही आता है, तो हम मेन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलेंगे? मेन कंसेप्ट की तरफ। अब एक बात देखना इसके अंदर दोनों लॉज क्या कहते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि जो रूल्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, कि रोल्स लॉ क्या कहता है? रोल्स लॉ कि अगर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। ये कौन कहता है? रूल्स लॉ कहता है। लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। रूल्स लॉ जो है वो आइडियल सोल्यूशन के लिए काम करता है। रूल्स लॉ के अंदर सिर्फ आइडियल सोल्यूशन काम करता है, बाकी नहीं। मतलब क्या है कि सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में और प्योर कंपोनेंट जैसा होता है एक तरह का आइडियल सोल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ये किसके लिए काम करता है? ओनली आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्वेंट ज़्यादा और सोल्यूट कम। लाइक आप इसको मान सकते हो लाइक प्योर कंपोनेंट, एक तरह से प्योर कंपोनेंट जैसा होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो उसके ऊपर काम करता है कौन? आइडियल सोल्यूशन, ये रूल्स लॉ। ठीक है, किसके ऊपर? प्योर कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन के लिए, जिसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये एकदम ऐसा बिहेव करता है जैसे कोई प्योर कंपोनेंट हो, लगता वैसे ही है अभी कि ये प्योर कंपोनेंट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, अकेला उसमें सॉल्वेंट नहीं होता, उसमें थोड़ी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो ये काम करता है रूल्स लॉ। अब हेनरी लॉ देखते हैं कि क्या काम करता है। हेनरी लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, गैस लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक बात देखो कॉमन है दोनों के अंदर, एक बात कि ये इसके अंदर भी क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वहीं हेनरी लॉ भी कह रहा है कि ये किसके लिए काम करता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम करता है। हेनरी लॉ मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। हेनरी लॉ जो है वो किसके लिए काम करता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जिसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। और ये किसके लिए काम करता है? गैस प्लस लिक्विड में ज़्यादा ये काम करता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है कि किसके ऊपर काम करता है ज़्यादातर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए किस सोल्यूशन के ऊपर, डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर। और देखो दोनों में बात सेम है, सेम बात है कि सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्यूट कम। ठीक है, आया ना समझ? तो इसीलिए हेनरी लॉ को आप मान सकते हो कि हेनरी लॉ जो है वो प्योर वेपर प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर खास मामला बन जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आप हेनरी जो कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है, उसको अगर आप प्योर वेपर प्रेशर मान लो, क्या मान लो? अगर प्योर वेपर प्रेशर मान लो तो एक तरह से हेनरी लॉ की एक इक्वेशन बनकर आएगी। क्या इक्वेशन बनकर आएगी? सेम एज इट इज़ इक्वेशन बनकर आएगी। इतना ही तो फ़र्क है सिर्फ हेनरी कांस्टेंट का। अगर इस हेनरी कांस्टेंट को आप प्योर वेपर प्रेशर मान लो तो बराबर तो बात वही आएगी कि ये और ये दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस थोड़ा सा फॉर्मूले का ही है कि यहाँ पर के एच हेनरी कांस्टेंट और उसमें पी उसका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ किसका? प्योर कंपोनेंट का लिया गया है। ठीक है, लेकिन दोनों में एक जो कॉमन बात आई है वो आई है कि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा और सोल्यूट की मात्रा कम होती है। दोनों में ये कॉमन बात आई। इसीलिए जो है रूल्स लॉ का हेनरी लॉ एक विशेष मामला बन जाता है, इसीलिए बन जाता है। बस ये डेफिनेशंस वगैरह के ऊपर थोड़ी थ्योरी बेस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसी सोच रखने के लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए हेनरी लो क्या कहता है, सोल्यूट क्या कहता है, रूल्स लो क्या कहता है, ये पता होना चाहिए, तब जाकर आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंथ क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंथ क्वेश्चन लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके ही सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए लिखा, अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत क्वेश्चन करने हैं, ये भी करने के बाद हमें इससे आगे भी 5 क्वेश्चन और लिखने हैं। ठीक है, टोटल ये 5 हैं, सबके पॉइंट्स वगैरह मिलाकर 5 है, तो 5 अभी और करने हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, पहले क्या कह रहा है कि इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि 100 ग्राम बेंजीन में 200 ग्राम अवाष्पशील, यानी कि अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाता है। ठीक है, बेंजीन का हिमांक 0.80 के कम हो गया, यानी कि जब आपने 100 ग्राम बेंजीन के अंदर 200 ग्राम अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो बेंजीन का जो हिमांक है वो 0.80 केल्विन घट गया। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि मोलर द्रव्यमान पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये आ गया मोलर द्रव्यमान पे, और पीछे भी हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं मोलर द्रव्यमान पे। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है के एफ, आपको दिया गया बेंजीन का इतना, तो आपको निकालना है कि मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का। मोलर द्रव्यमान विलेय का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। जो गिवन है लिख लो पहले। ठीक है, जो गिवन है लिख लो। ठीक है, गिवन है आपको इसके अंदर, गिवन है 100 ग्राम बेंजीन, 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, गिवन आपको है बेंजीन, बेंजीन आपको 100 ग्राम गिवन है, और सोल्यूट 200 ग्राम गिवन है। ठीक है, और घट जाता है, यानी कि टेम्परेचर घट जाता है, तो डेल्टा टी एफ आ गया, चेंज हो जाता है। डेल्टा टी एफ आपका आ गया 0.80 केल्विन। ठीक है, इतना आपका घट जाता है टेम्परेचर, जो आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, और आपको के एफ भी तो गिवन है, कहाँ गया के एफ, ये रहा, के एफ भी तो गिवन है, तो के एफ आपको 5.12 गिवन है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, सेम। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल है, इसमें से अगर आपको, मैंने हर बार बोला है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले मोलर मास का कुछ ऐसी चीज़ निकालो जिससे आप मोलर मास निकाल पाओ। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, देखो डेल्टा टी एफ का यूज़ हुआ है, तो हम फॉर्मूला याद रखते हैं डेल्टा टी एफ का। हमें पता है के एफ इंटू एम होता है, यही होता है ना, तो के एफ की वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, और मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लो। मोलैलिटी, तो डेल्टा टी एफ आपको गिवन है 0.80 केल्विन, और ये आपको के एफ गिवन है 5.20। ठीक है, और यहाँ पर आपको मोलैलिटी निकल जाएगी, अगर मोलैलिटी निकल गई तो मोल्स निकल जाएंगे, मोल्स निकल गए तो मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। सिंपल है, खासकर मोलैलिटी निकालनी है आपको ज़्यादातर। ठीक है, तो निकाल लो, यहाँ पर 100 लगा लो इसकी डिवाइडिंग में, इसके डिवाइडिंग में भी 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाई 100 आ जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल आउट, ये बन गया आपका m इज इक्वल टू 80/502। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.1, 0.1, क्योंकि ये जाएगा नहीं इस पर, तो 0.1 करोगे तो 512 हैं, 6 8 आ गया, यहाँ पर बचा 9 और 1 8 आ गया, यहाँ पर बचा आपका 7 और 2 आ गया। ठीक है, 0। अब 5 चौक 20, 5 35, और तो आप इसको भेजो 6 पे,
तो 6 दूनी 12 हैं, 2 1 हासिल, 6 दूनी 6 कम 6 और 2, 6 दूनी 12, 1 7 आएगा। ठीक है, 6 5 30, ये तो बड़ा आएगा, 6 5 30, ये बड़ा आ जाएगा इससे। ठीक है, अब इसको भेजो 4 पे भेज दो, 4 पे भेजो, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 5 20, ये ज़्यादा छोटा आ जाएगा इससे। 5 पे भेजो, 5 दूनी 10, 0 1 हासिल, 5 5 1 बंद और 2 7, 5 और 1 6। ठीक है, और 5 5 25 और 25 का 25, इसको करोगे 0, यहाँ पर आएगा आपके पास 2, यहाँ पर 3। ठीक है, ये बचा, उसके बाद 0 लगा दो, फिर 6 पे भेज दो उसको। यहाँ पर कितने पे गया ये, 5 पे गया। ठीक है, अब 6 पे भेज दो दोबारा से। ठीक है, 6 पे भेजोगे तो 6 पे भेजोगे 12 हैं, 1 7 1, ठीक है, 12 1 7, 6 5 30, ये आपके पास आएगा, यानी कि कितने पे गया ये, अपने 6 पे भेजा। तो अप्रोक्स ये आपका आंसर आएगा 0.156 मोलैलिटी निकल आएगी, 0.156 आपकी मोलैलिटी निकल आएगी। और आगे का निकालना चाहो तो आगे का भी निकाल सकते हो। अप्रोक्स आपके पास पूरा टोटल इतना आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया, लिख लेना। ठीक है, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मोलैलिटी निकली है, क्या निकली है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में से मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सॉरी मोलर मास निकालना है। और मोलर मास निकालने के लिए आपके पास सॉल्वेंट गिवन है। सॉल्वेंट क्या गिवन है, सॉल्वेंट बेंजीन गिवन है। बेंजीन किस में है, ग्राम में, तो केजी में चाहिए होगा, तो केजी क्या हो जाएगा आपका 0.1 kg। ठीक है, तो 0.1 kg हो जाएगा, तो निकाल सकते हो आप लोग सॉल्वेंट। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। केजी में होता है, आपके पास क्या है, इसको यार इधर ही लिख लो, जगह बहुत है हमारे पास अभी। मोल्स मोल्स निकालने हैं आपको, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके पास आया 0.1, इसको, और मोलैलिटी की वैल्यू भी तो आपको गिवन है, अभी तो निकाली आपने 0.15625। ठीक है, इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा आपके पास 0.1625 इंटू 0.1 इज इक्वल टू मोल्स आ गए, क्या आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है, क्या आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स आएंगे नहीं, अभी आए नहीं है, हाँ आ जाएंगे। तो इसके डिवाइडिंग में लगी 5 जीरोज़, और इसके डिवाइडिंग में 1, तो 6 हो गई। ठीक है, तब आ जाएगा आपके पास आंसर, मोल्स आ जाएंगे 0.015, इसका एक यहाँ जुड़ जाएगा 7। ठीक है, इतने आ जाएंगे, क्योंकि 5 है ना पीछे, तो 5 सबसे लास्ट में है, तो आगे जुड़ जाएगा 6 में। ठीक है, 6 आगे, तो इतना आपके पास आया। अब मोल्स, अब यहाँ से मोलर मास निकालना है, क्या निकालना है, मोलर मास। आपको पता है सॉल्यूट का मास कितना है, मोल्स आपके पास आगे, वहाँ से मोलर मास निकल जाएगा। तो मोल्स का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, मोल्स का जो फॉर्मूला है वो मास बाय मोलर मास होता है, मास बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान, इसको इधर भेजोगे तो 0.017 इंटू 200, सॉरी, मोलर मास निकालना है, मोल्स नीचे चले जाएंगे ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोल्स। ठीक है, तो मोलर मास आपका आ जाएगा, मोलर मास आपका आएगा, मोलर मास, ये आपके पास मास कितना है, 0.2 आएगा। ठीक है, और नीचे से आपके पास फिर वही बचा है, बहुत, कितना बचा था, 0.017 ये बचा था, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 10,000। ठीक है, 10,000 इसके डिवाइडिंग में लग जाएंगे, आपके डिवाइडिंग में लग जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, रेसिप्रोकल करोगे तो मोलर मास इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करोगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 157।
ये 2, ये जो रेसिप्रोकल करके ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइडिंग में आ जाएगा, सेम होगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लो इसको। करोगे डिवाइड तो 15 तो 8 200, 15 120, 15 150। ठीक है, 150 हो जाएगा ये तो 150 पे जाएगा। इसको करो आप आगे, पहले 15 150। ठीक है, 15 15 45, 150 और 45 हो जाएंगे 195। ठीक है, तो आप किसको करोगे तो एम लिख देता हूँ इसको, बड़ा एम, मोलर मोलर मास को एम से लिखा जाता है, बड़े से। तो आपके पास आएगा, कितने पे गया ये, 45, 5 3 45, 15 3 45, ये तो 157 है। ठीक है, तो इधर डिवाइड कर दें, आपके पास आपके लिए मैं स्पेशल डिवाइड करता हूँ 157। ठीक है, इसको भेज दो आप, 15 200 है ना, तो एक पे भेजोगे, एक पे भी क्यों भेजते हो उसको, 157 एक पे ही जाएगा, 157 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे बचेगा 4 जीरो। अब 157 को 2 150 150 250, 250 150 150 300 300 और 7 14, 314 है। तो 314 में 157 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा एक का एक, एक 3 और ये 431, बड़ा आएगा इससे। ठीक है, तो आप इसको भेजो 2 पे, 2 पे भेजोगे 2 पे भेजोगे इसको 314 है। ठीक है, 314 है, और तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 116 है। अब फिर ना जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसको भेजोगे आप 5 के 90 900, 15 7 105 पे भी चला जाएगा। हाँ 15 इसको ऐसा करो आप, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 2 आ गया, 4 हासिल, 6 6 5 30 और 2 32, 2 आ गया, 1 हासिल, 6 कम 6 और 3 9, 9 आ गया। आप ऐसा करो, इसको 7 पे भेजो, 7 7 49। ठीक है, 4 बचा, 7 7 5 35 और 4, 7 5 35 और 4 29, 3 आ गया ऊपर, और आगे भेजोगे 7 एकम 7 और 3 10, ये आएगा 1099। यानी कि आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा, कितने पे गया है ये, 7 पे गया, तो 12.7 आ जाएगा। मोलर मास कितना आएगा, 12.7, 12.7 ग्राम पर मोल। देखिए आपके सामने कैलकुलेशन की सारा कुछ डिवाइड करके आपके सामने आंसर निकाला है, तो ये आपका आंसर है सेकंड पॉइंट का। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में करोगे ना आप, वैसे ही कंप्लीट मैंने इसको किया है यहाँ पे। ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, जल्दी कीजिए इसको। लिख लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब करेंगे हम, अगला पार्ट है जो 11th का फर्स्ट, क्योंकि 10th के सेकंड दोनों के दोनों निबट चुके हैं। ठीक है, थक गए भाई क्वेश्चन करते करते। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 11th का फर्स्ट पॉइंट। क्या कहता है कि दो द्रव दिए गए हैं, यानी कि लिक्विड एक्स और वाई, क्रमशः उनका जो डिग्री टेम्परेचर जो है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, वो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, उबलने का पॉइंट,
और 50 डिग्री सेल्सियस पर इनमें से किसका वाष्प दाब अधिक होगा और क्यों। यह बताना है कि दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस, एक का बॉइलिंग पॉइंट है और एक का 120 डिग्री सेल्सियस है। तो 50 डिग्री बढ़ाने पर इनमें से अगर 50 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दिया जाए, दोनों का 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और क्यों होगा, ये भी हमें बताना है कि क्यों होगा। ठीक है, करें सॉल्व। चलो करते हैं फिर इसको सॉल्व करें। कीजिए फिर। 11.1। ठीक है, इसको भी यार इसके ऐसे कर लेते हैं, समझाना पड़ेगा, अब तना भी समझाना पड़े। ठीक है, सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात की गई है कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, हमें तो यही बोला गया है निकालने के लिए। तो लिक्विड एक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, लिक्विड यानी कि द्रव एक्स का क्वथनांक लिखते हैं ना उसको, क्वथनांक, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा द्रव का वाई, ठीक है, द्रव का क्वथनांक। तो ये हमें दिया गया है, ठीक है, दोनों का क्वथनांक दिया गया है। अब आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है पहले। तो कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझते हैं सबसे पहले कंसेप्ट। देखिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पहली बात तो यह है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ये कंसेप्ट कौन कहता है, वेपर प्रेशर खुद कहता है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन खुद कहती है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स छूटने शुरू हो जाएंगे उसमें से, और धीरे धीरे जो चीज़ होती है वो ज़्यादा समय तक होती है और ज़्यादा होती है, मात्रा भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो जल्दबाजी में कोई चीज़ बन जाती है तो उसका जल्दी ख़त्म भी होता है और कम बनती है, ठीक है। तो ये भी होगा, यानी कि अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट पर, अब ये होता क्यों है ये भी सुन लो, कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट पर आसानी से वेपर बन जाते हैं। ये लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा ना, वही काम मैंने बोला कि जो जल्दी में बनता है वो कम मात्रा में बनता है, लेकिन जो धीरे धीरे कर कर बनता है वो क्या बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो वही बात इसमें आ जाती है कि लो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट पर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स ऊपर वेपर में जाना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे वेपर में जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में बन पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में वेपर बन पाएगा, समझे, ठीक है ना, समझ आया। तो अब होगा क्या, देखो मेरी बात सुनो। अब देखो यार, किसका इनमें से दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट कम है, पहले तो कंसेप्ट समझना है, फिर सारा लिखवाऊंगा बाद में, पहले आप लोग समझो इसको क्या करना है। देखो, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और अगर आप इसका 50 डिग्री कर देते, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बन रहा होगा, किसकी अपेक्षा में, इसकी अपेक्षा में इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा होगा। लेकिन और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर कम होगा किसकी अपेक्षा में, 100 डिग्री वाले की अपेक्षा में इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बीपी पर, ठीक है, बीपी पर जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके साथ कंपेयर करने पर, 120 डिग्री सेल्सियस के साथ करने पर बीपी पर वेपर प्रेशर कम होगा,
ठीक है, इस पर वेपर प्रेशर कम होगा इसकी अपेक्षा में, और इसकी अपेक्षा में वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा में 120 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा में। तो चाहे आप 50 डिग्री सेल्सियस पर जो आप टेम्परेचर कम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम है और वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा घटेगा घटेगा 50 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर इस वाले जो 100 डिग्री सेल्सियस वाले बॉइलिंग पॉइंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि एक्स द्रव का वीपी ज़्यादा रहने वाला है, वेपर प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, और इस वाले का कम रहने वाला है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ऑलरेडी ज़्यादा है इससे, तो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब कहने का क्या है कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है पहले से ही, और ये धीरे धीरे कम होगा धीरे धीरे कम होगा। अब इसको कम होने में 50 डिग्री सेल्सियस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको 50 डिग्री सेल्सियस होने में ये कम टाइम लेगा, और ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि 120 है और वो 100 है। तो यही इनका सबसे बड़ा कारण है। इसका वेपर प्रेशर पहले ही कम, अब ये कम हो पाता तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता, लेकिन इसका वेपर प्रेशर कम है। और याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लो होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन के भी क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो 11th का सेकंड पॉइंट भी देख लो। 11th का जो सेकंड पॉइंट है, क्या कह रहा है कि 250 ग्राम जल में, पानी में 15 ग्राम NaCl मिलाकर तैयार किए गए विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है। कि 15 ग्राम 250 ग्राम जल के अंदर हमने 15 ग्राम NaCl मिला दिया, और उस जो उन दोनों को मिलाने से जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन का हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और जल के लिए Kb की वैल्यू यानी कि बॉइलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी गई है, और NaCl का मोलर मास आपको 58.4 गिवन दिया गया है। सब कुछ गिवन है, तो गिवन चीज़ें लिख लो, इसको मिटा दें। ये तो समझ ही आ गया होगा, इसको समझने के लिए क्या ज़रूरत थी इतना खास, वो तो कंसेप्ट मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो क्वेश्चन आया हुआ है तो समझना तो था ही, लेकिन ठीक है, वैसे भी कंसेप्ट बेस्ड था, समझ लिया तो समझ लिया। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, क्वथनांक यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर आपको पता है कि आपने किसको घोला है, NaCl को घोल दिया है। किसको घोला है, NaCl को। और आपको पता है अगर NaCl घोल दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पहले जिस अपेक्षा में, अगर मान के चलो कोई भी पानी, जैसे पानी है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। वैसे तो नॉर्मल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से मान के चलो किसी पानी का, ठीक है, उसमें आपने नमक डाल दिया, तो वो अब 100 डिग्री सेल्सियस देने के बाद भी वो उबलेगा नहीं। अब वो उबलेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि NaCl आपने घोल दिया, घोला तो जो BP है वो हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट BP, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, ये भी समझ आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या होगा, NaCl अगर हमने मिला दिया तो आपको निकालना क्या, बॉइलिंग पॉइंट निकालना। तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मोलैलिटी। सबसे पहले डेल्टा TB निकालने के लिए आपको मोलैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो गिवन है। आपको क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखो, क्या क्या दिया गया है। 250 ग्राम पानी दिया गया है, यानी कि पानी 250 ग्राम दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, वो जो NaCl है वो आपको दिया गया है 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम दिया गया है। तो आपको मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास, ठीक है, मोलर द्रव्यमान 15 बटे, ठीक है, मोलर मास इसका 58.5 ग्राम पर मोल दिया गया है। ठीक है,
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी निकालने के लिए आपको ये केजी में चाहिए सॉल्वेंट, तो केजी में कन्वर्ट कर लो, 0.25 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.25। ठीक है। और इसके मोल्स चाहिए आपको NaCl के, मोल ऑफ NaCl है। NaCl के मोल्स भी चाहिए मोलैलिटी के लिए, क्योंकि मोलैलिटी निकालनी ज़रूरी है। तो आपके पास जो मोल्स आएंगे वो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान आएगा। तो कितने हैं NaCl का ग्राम में? 15 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान कितना है? 58.5। कितना है? 58.5 है। ठीक है। अब आप इनको क्या करो, इनको डिवाइड कर लो आंसर निकालने के लिए। इसके डिवाइडिंग में लगा लो 10, रेसिप्रोकल करो, तो ये बनेगा 1500 यानी कि 150 और 585। अब फिर से वही काम हो गया, डिवाइड करो इसको मोल निकालने के लिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, तो ये जाएगा ना जाने की 0। ठीक है। अब आ गया यहाँ पर 1500, यहाँ पर डिवाइड करें, यहाँ पर आ गया 1500, यहाँ पर आया 85। ठीक है। अब 5 चौक 20, यही तो नहीं जाएगा यहाँ पे, 3 पे भेजो भाई इसको, 3 5 15, 1 हासिल, 3 8 24 और 1 25, 2 हासिल, 3 5 15। ये तो ज़्यादा बढ़ा जाएगा इस पे, तो 2 पे भेजो भाई इसको, 2 पे 5 दूनी 10। ठीक है। 2 8 16, 1 17, 1 हासिल, 2 5 10 और 1 11 हैं, इस पे चला जाएगा। ठीक है। तो इस पे भेजोगे 0 का 0, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 330 बच गया। ठीक है। कितना बचा? 330 बच गया। अब लगा दो फिर से 0, कितने पे गया वैसे? ये 2 पे गया। ठीक है। अब 3300 है, 3300 मतलब 5 31, आप इसको 5 पे भेजो, 5 5 25, 2 हासिल, 5 8 40 और 2 42, 4 हासिल, 5 चौका 5 5 25 और 4 29। ये आ जाएगा। कितने पे भेजा हमने इसको? 5 पे। तो 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। मोल्स आ जाएंगे, आंसर नहीं। मोलैलिटी निकाल लो भाई। मोलैलिटी क्या आएगा? क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। ठीक है। तो कर दो, सेम है, सेम निकाल लो भाई मोलैलिटी को। 0.25 मोल्स आ गए। पानी 0.25 kg, इसको इससे डिवाइड किया 1 m, आपके पास क्या आ गया? मोलैलिटी आ गई। डेल्टा TF इज इक्वल टू KB की वैल्यू, KB आपको गिवन है 0.512 इंटू 1, क्योंकि मोलैलिटी 1। तो यही आ गया आपका सेम डेल्टा TF। क्या आ गया आपका? ये डेल्टा TF। तो सेम क्वेश्चन था, JEE का क्वेश्चन था, और आसान है, मुश्किल तो नहीं था। बॉइलिंग पॉइंट निकल गया, बॉइलिंग पॉइंट TB निकालना था, TB था, ये F निकल दिया। ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है। अभी इसका थर्ड पार्ट भी पड़ा है, तो मैं इधर लिखता हूँ थर्ड पार्ट के साथ इसको, क्वेश्चंस को 2 4 क्वेश्चन उसके साथ और लिख लेते हैं जो हमारे रह गए हैं, फिर हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है। चलिए, हमने वो क्वेश्चंस कर लिए, अपने 5 क्वेश्चन हम उसमें निपटा चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस ये रहे आपके। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कहता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर जल में 25 mg K2SO4 घोलकर तैयार किए गए विलयन का प्रसारण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निर्धारित करना है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, यह मानते हुए कि पूरी तरह से वियोजित हो गया है, यानी कि वियोजित का मतलब डिसोशिएट हो गया है, K2SO4 बिल्कुल डिसोशिएट हो चुका है। हमें क्या निकालना है? पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है।
ठीक है। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखो, क्या क्या गिवन है। गिवन चीज़ें लिखें। ऑस्मोटिक निकालना है तो क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। ये आंसर है 11 का, 11वें पॉइंट का, 11वें का तीसरा पॉइंट। ठीक है। तो गिवन है हमें, गिवन क्या है? 2 लीटर वाटर H2O। ठीक है। H2O 2 लीटर है और K2SO4 हमारे पास 25 mg है। कितना है? 25 mg। तो K2SO4 कितना है हमारे पास? 25 mg। ठीक है। कितना है? 25 mg है। ठीक है। टेम्परेचर आपका दिया गया है 200 सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। 273 में जोड़ दो, 298 केल्विन हो गया। ठीक है। कितना हो गया? 278 केल्विन। ठीक है। इतना हो गया। अब आपको करना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ICRT। ये होता है, ये आपका होता है कंसंट्रेशन। C का मतलब कंसंट्रेशन, R का मतलब गैसियस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, I का मतलब वाट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? वाट ऑफ फैक्टर I का मतलब होता है। तो सबसे पहले वाट ऑफ फैक्टर निकालना है। वाट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? इसने बोला है पूरी तरह से डिसोशिएट हो चुका है, मिल चुका है। तो वाट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पूरी तरह से डिसोशिएट हुआ है तो 2K2SO4 इज इक्वल टू K+2 आयन्स निकले हैं प्लस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ये हुआ है, यही हुआ है ना। यानी कि 3 कंपोनेंट बने हैं। 3 कंपोनेंट कैसे? ये तो पॉजिटिव होगा ना, यहाँ 2 2 तो आपके पास K बने हैं और एक SO4 बना है। ठीक है। यानी कि I की वैल्यू जो आई है वो इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएगी? ये हो जाएंगे 3। I की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई है। कितनी आ गई है? I की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है। अब आपको कंसंट्रेशन भी चाहिए होगी। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है लीटर में, लेकिन इसके मोल्स गिवन नहीं है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करो पहले। तो ये ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 0.25 आएगा। कितना आएगा? 0.25। ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 1000 से डिवाइड करिए ना। ठीक है। तो अब मोल्स निकाल लो भाई। मोल्स निकालेंगे किसके? K2SO4 के। उसके पहले आपको मोलर मास चाहिए। मोलर मास भी तो चाहिए होगा इसका। K2SO4 का है गिवन? नहीं, गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो K का जो मोलर मास होता है वो होता है 39 प्लस ऑफ मोलर मास मतलब कि एटॉमिक मास 34। 39 इंटू करोगे 2 के साथ तो निकाल लेना आंसर क्या आएगा। और उसके बाद है S, सल्फ़र। क्या है? सल्फ़र। तो सल्फ़र का कितना होता है? 32 होता है, क्योंकि 14 नंबर पर सल्फ़र आता है तो 32 आ जाएगा। प्लस ऑफ, क्योंकि एक है तो एक ही आएगा। ऑक्सीजन का आपको पता ही है कितना होता है, 16 इंटू 4। अब इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 174 अपना का जोड़ के आएगा। कितना आएगा? 174 ग्राम पर मोल। ठीक है। जोड़ लेना इनको, इतना ही आना चाहिए। और आपको K2SO4 का मास कितना दिया गया, तो मोल्स निकाल सकते हो आप लोग। मास कितना है? 0.025 डिवाइडेड बाय 174। ये तो कुछ और ही बन गया। अब आप इसकी कहानी लिखो फिर पूरी तरह से। 1000 रेसिप्रोकल करो भाई साहब इसको, इसकी डिवाइडिंग में 1 तो ये आएगा 25/1000 का 1000 174 इंटू में ये। ठीक है। तो आप 74 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको डिवाइड कर दो। तो मोल्स, मोल्स आप इसको करोगे डिवाइड, मैं इधर कर देता हूँ दोबारा से आपके लिए। ठीक है। तो 74 यहाँ 0 आ गया पॉइंट। तो अब इसके एक पे जाएगा 74, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 15 में से 7 गए 8, 15 क्यों 14 बचे ना, 14 में से 7 गए 76 बचेगा। कितना बचेगा? 76। यहाँ फिर 0 लगा दो। ठीक है। यहाँ 0.0 लग गई, यहाँ फिर 0 लगा दिया आपने। अब
17, 102, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप इसको भेजो 17 चौके 64, तो 4 पे भेज दो। 4 4 16, एक हासिल, 4 और 7, 4 7 28 और 1 29, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 96। तो इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये 4 पे भेजा आपने, 4 आ गया, ठीक है, 1 4। अब इसको बचेगा आपके पास 4, यहाँ 16 में से 9 गए, आपके पास 7 बचा, 0। फिर दोबारा 4 पे चला जाएगा, तो इतना आपके पास मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इतने नहीं आएंगे, 1 मिनट, ये आएगा 0.144 डिवाइडेड बाय 1000 भी है इसके, ठीक है। तो बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए इसको 1000 डिवाइडेड बाय रखो, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्यों रखा। 1000 ही क्या, आप इसको 1 लाख रखो, 3 जीरोज और लगा दो, 10 लाख। कितने रखो, 10 लाख। कितने रखो, 10 लाख रखो, ठीक है। कितने रखेंगे, 10 लाख। मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे, क्योंकि मैंने इसकी भी 3 जीरोज इसके आगे लगा दी। अब मोल्स आ गए आपके पास इतने, तो आप इसको क्या करो, मोलैरिटी में पुट कर दो। मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 144 डिवाइडेड बाय 1000000, 3 और 3 6 डिवाइडेड बाय 2 1। इसको रेसिप्रोकल करो, कैपिटल एम में लिखा जाता है, मोलैरिटी में पूरा लिख देता हूँ, मोलैरिटी, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करोगे, 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁶ लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। 10⁶, इसको डिवाइड करोगे 74 आ जाएगा, 74 नहीं 72, ठीक है। 72 आया मोलैरिटी। आप इसको 72 इंटू 10⁶ रख लीजिए माइनस के, 72 इंटू 10⁶। वैसे हम ऐसे कभी लिखते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, 10⁻⁵ यहाँ पर लग जाएगा 0.2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। बस ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये तो बेफालतू की चीज़ थी, इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। मोलैरिटी आ गई, और क्या चाहिए आपको, पाई, आई आ गया, आर, आर आपको पता ही है, टी आपके पास है, कंसंट्रेशन आ गई, तो पाई में पुट कर दो। पाई के अंदर आई की वैल्यू 3, 7.2 इंटू 10⁻⁵। सी की वैल्यू, आर आपका होता है 0.821 इंटू में, ठीक है, 0.821 होता है, यही होता है ना, 0.821, 0.0 होता है शायद, मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298। पाई की वैल्यू आ गई 3 इंटू 72 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 24.86। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 24.86 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये आपका आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट के बाद अक्सर लगेगा, तो 21.6, 21.6 ये आएगा, और 24 पॉइंट वो है 86 इंटू में 10⁻⁵ में पीछे ले जाता हूँ, इसके डिवाइडिंग में 1, इसके डिवाइडिंग में 2 जीरोज़। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपके पास सीधा आंसर लिख देता हूँ, मेरे पास आंसर है निकाला हुआ, ठीक है, मेरे पास आंसर है निकाला हुआ, मेरे पास है 527। कितना है, 527, और डिवाइडेड बाय आपको पता है, ये जीरोज़ तो है ही है 10⁻⁵, और ये 2 जीरोज़, 3 जीरोज़ और हैं, ठीक है। ये यहाँ से आई है 3 जीरोज़, ठीक है। इतना हमारे पास बचेगा, ठीक है। अभी पाई की वैल्यू पूरी नहीं आई, आप क्या करो, इसको ये और ये 8 हो गया, 0.0000527 लिख लो, ऐसे करके 0.00006 है ना, ठीक है, इतना आएगा, ये आपका आंसर आएगा। किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर है गया आपका। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन लंबा क्वेश्चन था, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई धमाका नहीं है इसमें, कुछ नहीं था, जो जो गिवन था हमने लिख लिया, निकाल लिया आंसर, ठीक है। लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 12th के पॉइंट,
लिख लिया, मिटा दें? चलो मिटा देते हैं भाई आपकी गुंजाइश पर। ठीक है, आपके कहने पर मिटा देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन गौर से देखिएगा, गौर से देखो। पहला को जो 12th क्वेश्चन का पहला पॉइंट बोलता है जल में ग्लूकोज की विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी पर टेम्परेचर क्या प्रभाव डालता है, ये बताना है हमें। यानी कि हमने पानी में ग्लूकोज डाला तो उसके टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो टेम्परेचर क्या प्रभाव डालेगा ये बताना है हमें। घटाएगा या बढ़ाएगा वो अलग देखेंगे। तो 12 का पॉइंट फर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है, क्या बोलता है। सबसे पहले तापमान की बात करें, देखिए ज़्यादातर तो हमारा जो टेम्परेचर के ऊपर रूल होता है, सिंपल रूल होता है कि अगर ज़्यादातर सॉलिड जो है वो जैसे ग्लूकोज, ठीक है, सॉलिड के ऊपर बात करी जाए जैसे ग्लूकोज, जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की, आप देखना कभी आप चीनी को डालोगे पानी के अंदर तो वो ज़्यादा जल्दी घुलना शुरू होगी। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो ज़्यादा घुलना शुरू होगी यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादातर सॉलिड्स के साथ ऐसा ही होता है कि अधिकतर सॉलिड्स जो है, ज़्यादातर सॉलिड की अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो हम घर में भी देखते हैं। ठीक है, पानी में अगर आप चीनी डाली है और बिना टेम्परेचर दिया आपने ऐसे ही रख दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, उसके अंदर बहुत कम चीनी घुलेगी पानी में। ठीक है, लेकिन आपने वहीं पर गैस पर रख कर टेम्परेचर कर दिया तो वो चीनी ज़्यादा घुलेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई अब घुलने की। अब घुलने की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई यानी कि टेम्परेचर के कारण। तो ये घर में भी यूज़ करते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है, वैसे ही आपको बस समझाने का तो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि अधिकतर सॉलिड यानी कि ज़्यादातर सॉलिड्स के अंदर, ज़्यादातर सॉलिड्स, ठीक है, का टेम्परेचर अगर आप हाई कर दो तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादातर बढ़ जाती है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। ऐसा होता क्यों है अब मैं बता देता हूँ क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है ना तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। और ये तो बेसिक सा रूल है केमिस्ट्री का, आप जानते हो इसको, कि जब भी किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो अंदर की एनर्जी काइनेटिक है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगी कि टेम्परेचर दोगे तो सॉलिड और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है जो वो आपस में उनके मॉलिक्यूल्स टकराने लग जाएंगे, क्योंकि उबलना शुरू तो पता नहीं चल रहा इधर कौन है इधर कौन है, तो दोनों आपस में टकराने लग जाएंगे। दोनों का क्या होने लग जाएगा, इंट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगी, दोनों की इंट्रैक्शन क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। और सॉल्यूट जो होगा वो धीरे धीरे कर किसके साथ दोस्ती बना लेगा, सॉल्वेंट के कणों के साथ बना लेगा और उन्हीं के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एक मंडली बना लेंगे। इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादातर ग्लूकोज की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तापमान देने पर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा होगा ग्लूकोज, ठीक है, का ग्लूकोज को जल में मिलाने पर तापमान के कारण सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर घटा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर आपने घटा दिया यानी कि आपने कर दिया 16 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ बना दी, तब चीनी घुलेगी नहीं, तब उसकी सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस, आगे जाओगे उसमें 100 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल पानी का होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज़्यादा चीनी जल्दी घुलेगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा चीनी जल्दी घुलेगी। तो सिंपल सी बात होगी, ये तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम ने ताज़ा पानी लिया है और एक समुद्र का पानी लिया, दोनों का उसने 10 ml नमूने
इकट्ठे किए, कहीं से लेकर आया, जिसको जो पहला प्योर पानी है आपका वो पी का नाम दिया उसने, और प्योर पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया, उसने जमा दिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर। जबकि एक जो टेम्परेचर क्यू है, जो दूसरा जो कहीं से लेकर आया था वो, ठीक है, वो भी यानी कि समुद्री या ताज़े पानी में से एक था क्यू, उसको वो जमा है 1.3 डिग्री सेल्सियस पर। तो इब्राहिम भूल गया कि दोनों में से कौन सा समुद्र का पानी है और कौन सा ताज़ा पानी है, ये भूल गया है वो। उसको ये बताना, उसको ये पहचानने में मदद करनी है कि कौन सा इनमें से समुद्र का पानी है और कौन सा नॉर्मल पानी है, ताज़ा पानी है, ये बताना है। तो सिंपल है, देखो, दो पानी लेकर आया हो, एक ताज़ा और एक एक समुद्र का पानी जिसमें नमक होता है, ठीक है। आपको सिंपल पता है कि अगर नमक किसी चीज़ में मिलाया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कह रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसा तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, ऐसा तो हो ही सकता है, ठीक है। तो हमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि फ्रीजिंग उसमें भी क्या होगा, NaCl है समुद्र वाले में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि और घट जाएगा। लेकिन अब देखो, उसके पास दो पानी थे, उसमें से वो खो गया है, कौन सा पानी क्या है, ये समुद्र का नहीं है, पता नहीं चल रहा उसको कौन सा समुद्र का पानी है और कौन सा ताज़ा पानी है, तो ये उसको बताना है, ठीक है। और उनमें से एक पानी क्या हो गया, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया, और एक पानी जो है वो -1.3 डिग्री सेल्सियस पर जमा है। तो हमें उन दोनों में से बताना है कि कौन सा पानी ताज़ा है और कौन सा समुद्र का पानी है। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर और सी वाटर की पहचान करनी है। सैंपल पी, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सैंपल पी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया। सैंपल पी क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया, फ्रीज हो गया, ठीक है। और सैंपल क्यू जो है वो कितने पर, 1.3 डिग्री सेल्सियस पर जमा है। ये बात तो इसने बताई है, खुद यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, सिंपल है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है इसमें, कंसेप्ट ये है कि जब भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होने के कारण होने से जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता के हटाओ ना, जैसे जैसे आप नमक डालोगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है सोल्यूट डालने से, चाहे आप चीनी डाल दो, चाहे आप नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो, सोल्यूट डालोगे, अगर आपने डाल दिया तो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी, या तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो, समुद्र के पानी में जो है नमक होता है वो भी अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, नमक होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। लेकिन जो ताज़ा पानी होगा उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, मिनिमम जो उसकी 0.001% की मात्रा होती है उसमें नमक की, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खारा होता है पानी वो भी, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, -1.3 डिग्री सेल्सियस वाला क्या है, समुद्र का पानी है, और जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा है वो ताज़ा पानी है। ये बात कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था, जो कि क्लियर हो भी गया है। आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। और यही चीज़ हम उसमें भी यूज़ करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा किसी चीज़ सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट डालेंगे, और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। तो आपको पता है समुद्र के पानी में जो है नमक होता है, सॉल्यूट होता है, तो इसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया होगा 1.3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये कौन सा पानी है, सी वाटर है, और ये कौन सा पानी है, आपका ताज़ा पानी है, ठीक है, ताज़ा पानी है। यानी कि ये -3 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा और ये 0.0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, सिंपल सी बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन था कंसेप्चुअल। तो इसको लिखो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखो क्योंकि मिटाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बड़ा है वो, ठीक है। चलो देखो, अब मिटा दे इसको, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है क्लास का, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि K2 K4 FeCN6
कि एक जलीय विलयन के लिए वांट होफ फैक्टर निकालना है, आपको वांट होफ कारक निकालना है। यदि वियोजन यानी कि डिसोसिएशन की मात्रा 0.852 है, यदि इसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जो है 1 मोलल हो, तो आपको क्या निकालना है, वांट होफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, वांट होफ फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले मेन चीज पकड़नी है आपको, वियोजन बोला गया है, डिसोसिएशन बोला गया है। आंसर 12th का थर्ड पार्ट, आपको सबसे मेन पॉइंट पकड़ना है डिसोसिएशन, मेन पॉइंट। दैट्स मेन पॉइंट। क्या कह रहा है कि डिसोसिएशन हुई है। डिसोसिएशन किसके अंदर, K2FeCN6 इसके अंदर आपकी डिसोसिएशन हुई है। तो डिसोसिएशन हुई है तो सबसे पहले आपको पार्टिकल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो सबसे, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए आपको आई की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू गिवन करते हैं भाई, निकालते हैं। देखिए कहाँ से निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पार्टिकल्स कितने बने हैं, कि आपको पता होना चाहिए पार्टिकल्स कितने बने हैं, K4 है, K2 नहीं। ठीक है, तो पार्टिकल्स निकाल लो भाई। K 4 बने हैं, ठीक है, कितने बने हैं, 4 बने हैं। K कितने बने हैं, 4 बने। और एक आपके पास बना है FeCN6O4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये बना है, यानी कि एक पार्टिकल्स तो ये हो गया 1 + 5 = 1 + 5 सॉरी 4 1 5 हो गए, 5 हुए ना, ये दोनों 5 हो गए। कितना है, आई की वैल्यू आ गई 5 आ गए। टोटल आयन कितने बने हैं, 5 आयन्स बने हैं। आपको भी पता है कैसे निकालना है, मुझे भी पता था, निकाल लिया। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, हाँ कैसे निकालने वाले हो वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए टोटल आयंस आपने निकाल लिए, तो टोटल आयंस आई निकला है, ये तो हमारे पास क्या निकला है, आई। ठीक है, तो आई नहीं निकलता, ये निकलता है आपका ये। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आई का फॉर्मूला लिखो, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस ऑफ आयन माइनस, आयन का साइन ये है, इज इक्वल टू, ट्रिकी फॉर्म है ये इसकी, तो सॉरी ये डिसोसिएशन है ना, डिसोसिएशन का ये लगता है, हाँ ये उल्टा होता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ये होगा 1 प्लस वाला डिसोसिएशन। तो कर दो भाई, सेम है क्वेश्चन, यहाँ 5 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू, सॉरी आई क्यों लिखें, 1 प्लस में 5 - 1 इज इक्वल टू 1 + 5, यही है ना 1 + 5। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ कर दी हमने कहीं पे, यहाँ पे की है। ये ऐसे आएगा ना, ये -1 और यहाँ पर डिसोसिएशन आएगा, यहाँ पर डिसोसिएशन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डिसोसिएशन। यार देखो वहाँ पे देखो यार, हमें डिसोसिएशन की वैल्यू गिवन है, डिसोसिएशन की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, डिसोसिएशन की वैल्यू गिवन है, और साथ में कंसंट्रेशन भी गिवन है, साथ में क्या गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू निकालो। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस ऑफ ये कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 5, उल्टा है ना ये, तो 5 - 1 इंटू अल्फ़ा, सॉरी डिसोसिएशन का पॉइंट यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको 0.852 गिवन है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है ना, तो ये गिवन है, यही है। तो 1 प्लस इंटू में 4 इंटू 0.852, ये आपका आई की वैल्यू आएगी। यहाँ से क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी। तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी, हाँ की निकलेगी आई की वैल्यू। तो 4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 हासिल, ठीक है 2 हासिल, 4 8 32 और 2 34, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ लग गया 3 4 0 0.3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 4408। आई की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, सीधा डायरेक्ट आप क्या करो,
ठीक है, के बी गिवन है, टी बी, यहाँ पर आपको टी बी भी तो निकालना है, टी बी निकालना है, पहले वाट ऑफ फैक्टर निकालना था, वो आपने निकाल लिया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको डेल्टा टी बी भी बोला गया है, यहाँ पर ध्यान नहीं गया, ये देखो ये डेल्टा टी बी है, ये पूरी लाइन नहीं आ रही थी तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, तो डेल्टा टी बी निकालना है, डेल्टा टी बी निकालना है, और कंसंट्रेशन आपको गिवन है, मोलैलिटी गिवन है 1। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी आई के बी। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपको गिवन आई है 4.408 इंटू के बी की वैल्यू आपकी जो है वो 0.52 है, कितनी है 0.52 इंटू, और आपके पास मोलैलिटी जो है वो 1 है। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर लगा लो 1000, यहाँ पर लगा लो 100, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 440,852, तो 16 1 1 8 8, 5 8 40, 4 4 आ गया, 5 का 20, 0 2, 5 का 20 2 22। ठीक है, 6 1 2 1 9, 0 कैसे, हाँ 0 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 2, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर। तो 229216 डिवाइडेड बाय 1,00,000। ठीक है, तो 5 अक्षर यहाँ आ जाएगा, 2.29 है, यहाँ पर 0 है, 1 मिनट इसको बना लो, 93, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.293 केल्विन, आपका क्या आ जाएगा अप्रोक्स, यही आने वाला है आपका डेल्टा टी बी फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो सिंपल था यार, कौन सा बड़ा काम करना था आपको, बस ये पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर डेल्टा टी बी निकालना था, ना कि आपको वाट ऑफ फैक्टर, तो पहले पॉइंट में बोला गया था, इसी के अंदर ये पहला पॉइंट था इसका कि वाट ऑफ फैक्टर निकालना है। दूसरा पॉइंट आपको इसी क्वेश्चन में ही मिलाकर दे दिया गया था, डेल्टा टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी, तो ये टी बी आ गया आपका, ये आ गया आपका वाट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन ख़त्म। तो ये था आपका क्वेश्चन लास्ट में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर दोबारा काफ़ी सारे क्वेश्चनों के साथ, यही 10 क्वेश्चन जैसे आज कराए हैं 10 क्वेश्चन कल कराएंगे आपको, वही PYQs के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।